ठीक है, तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर हमने अब तक देख लिया इसकी टेक्निक्स वगैरह क्या क्या है, 4Ps वगैरह किस तरीके से काम में लेते हैं, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या लिखा जाता है, मेटा टेक्स्ट को कैसे काम में लेते हैं, ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, लेकिन और उसके लिए हम क्या क्या चीजें काम में ले सकते हैं जैसे कीवर्ड वगैरह। बाकी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए सॉफ्टवेयर और टूल कौन सा है। ठीक है, तो देखो पॉपुलर टूल्स हमारे पास में क्या है, मेलचैम्प। मेलचैम्प के बारे में हमने पढ़ा था, अरे यार हट गया कि मेलचैम्प के बारे में पढ़ा था ना हमने। तो मेलचैम्प के अंदर क्या बताया था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्या कर रखा है, चीजें प्रोवाइड कर रखी है। किस चीज के लिए काम आती है वो, ईमेल मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं उससे हम। ठीक है, बता रखा है। मेलचैम्प के बारे में अगर आप जानते हैं हल्का फुल्का भी, मैंने लास्ट टाइम पे दिखाया था ना इसका डैशबोर्ड, पैसे लगते हैं आजकल, वरना अपन एक डेमो भी लेते। तो मेलचैम्प के जैसे ही और कोई से सॉफ्टवेयर जो है पॉपुलर टूल्स, इसको या तो टूल बोल लो, मतलब टूल, इसको टूल क्यों कह रहे हैं अपन, सॉफ्टवेयर ही होने को तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। किसी भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है ना, वो अलग अलग फाइल को आपस में एक साथ कंपोजिट करके बनाया जाता है, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब इसको आप सॉफ्टवेयर को या टूल को, बेसिकली इसको टूल कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। इसी के सिमिलर कौन कौन से है, हब स्पॉट हो गया। देखो ये दो है ना, ये बहुत मेन रूप से काम में ले जा रहे हैं। बाकी ठीक है, और भी ऐसे हमारे पास में ऑप्शंस है। अगर हो सके ना तो एक बार इन दोनों में से एक का आप YouTube के ऊपर वीडियो वगैरह देख लेना, जिसमें वो बता देगा कि किस तरीके से इसको काम में लेते हैं। इंटीग्रेशन वगैरह तो मत देखना भलाई से, नॉर्मल चीजें देख लेना, क्योंकि अपन काम में नहीं ले सकते क्योंकि अपने पास में रिस्ट्रिक्शन हो गए, हम पे नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर कई लोग हैं जिन्होंने डाल रखा है। ठीक है, तो एक वीडियो वगैरह देख लेना, उसके बाद के अंदर हम इसको ढंग से समझ जाएंगे, है ना। अब मुझे एक बताओ, लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि तीनों चैप्टर अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, वाला चैप्टर, फिर भी मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर दी थी, क्योंकि हमारा ये था कि हमको जितने भी शॉर्टकट है उनको एक साथ लिखना है और उसकी फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंची थी, वो ग्रुप में डाला गया था वो, और फाइल भी थी तीनों, तो बना के लाएंगे फिर अपन आज। आइडिया है इस क्लास के बाद में थोड़ा फुल फॉर्म खेलेंगे अपन। वैसे तो इच्छा तो ये थी कि भैया पहले हम वो चीज करें, लेकिन टाइम वेस्ट होगा पहले, तो अपन ये कंप्लीट करते हैं फिर फुल फॉर्म कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप फुल फॉर्म्स भी सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी पूरी, बट हमारे पास जितने हैं हम उतने ही देख लेंगे सबसे पहले तो, है ना। देखो फीचर्स क्या है, अगर हम इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर चूज कर रहे हैं तो उसके लिए, यानी चूज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को चूज करने के लिए हमको ये फीचर्स को देखना होगा। वो क्या क्या है, ऑटोमेशन कैपेबिलिटी, कि भैया सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड है या नहीं है, हम इसके अंदर ऐसी फीचर को इनेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, मतलब गूगल एनालिटिक्स तो अपना काम ही कर रहा है, लेकिन यहां पर भी एनालिटिक्स है कि ईमेल हमने भेज दिया, कितने के पास रिसीव हुआ, किसने स्पैम कर रखा है ना, वो होता है ना, डिलीवर हो गया, अनडिलीवर हो गया, ऐसी सब चीजें यहाँ पर होती है, उनकी सबकी रिपोर्ट जनरेट होती है। अब ये दो तरीके से होती है, एक तो खुद के डैशबोर्ड पे होती है, एक लॉग्स क्रिएट होती है, और लॉग है ना एक फोल्डर के अंदर हम सेव करवा लेते हैं, उसको बाद में ओपन करके चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, पीएचपी फाइल भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ईमेल का टेम्पलेट्स हम डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, यानी कि ईमेल तो हम कर रहे हैं, टेक्स्ट बेस भी होता है और HTML भी हम लिखते हैं, उसका अगर पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट हम लिख पाए, ऐसी एक फीचर हमको इसमें देखनी होती है। ये तीन फीचर्स को हम ध्यान में रखकर इनमें से एक प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये सारे एग्जाम्पल है, अगर आपको लगे कि ये कुछ कम है तो एक दो पॉइंट आप यहां से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, देखो इंपोर्टिंग ईमेल लिस्ट, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि ये क्या चीज है। मैंने आपको बताया कि यहां पे हम ऑटोमेशन देखते हैं। ऑटोमेशन क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमारे ईमेल जनरेट हो और रिसिपिएंट तक पहुंच जाए। रिसिपिएंट यानी जिसको हम भेज रहे हैं। ठीक है, अगर ऑटोमेटेड हम मेल्स भेज रहे हैं तो उसके अंदर हमने देखा था कि पर्सनलाइजेशन टाइप की एक चीज होती है कि भैया नाम लिखा हुआ है डियर प्रमोद कुमार शर्मा, मेरा नाम या तो किसी बंदे ने लिखा है बैठ के, या फिर ऐसा एक कोई जुगाड़ है
जिसके थ्रू वहां पर वो नाम डाला गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो ऐसे कुछ था, कर्ली ब्रेसेस है ना, ऐसा कुछ लिखा गया था वहां पे। जैसे ही मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की, ये लिस्ट वो है या नहीं है वो बात की बात है, हमने एक लिस्ट प्रोवाइड की, वहां पे कॉलम होते हैं अलग अलग। सीएसवी फाइल क्या होती है जानते हैं? एक्सेल है ना, एक्सेल, उससे जनरेट हो सकती है सीएसवी फाइल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। एक्सेल में तो कॉलम ही होते हैं ना, हर एक कॉलम का एक नाम होता है, वो नाम है ये। पहली बार में फर्स्ट कॉलम में, मतलब कि पहले कॉलम को अगर आपने नाम दे दिया नेम, जगह कहां पर है, यहां लिख देता हूं मैं ना। जैसे मान लो पहला कॉलम है आपका नेम, ठीक है, दूसरा है डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, ठीक है, और भी कॉलम्स हो सकते हैं, हम अभी फिलहाल के लिए 2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस कॉलम के फर्स्ट रो के अंदर ऐसे होता है ना, 1 2 3 4, यहां पे ए बी सी और आगे तक है ना। तो जो ये है हमारे पास में 1A, इस 1A के अंदर जो भी नाम होगा वो उठा के यहां पे रिप्लेस किया जाएगा। पहले कौन सा नाम आएगा, 1A, दूसरी बार में आएगा 2A, ऐसे करके सारे नाम यहाँ पे 1 बाय 1 डाले जाएंगे। और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लो कि ये अभी स्टार्टिंग में डियर ये नाम आ गया, उसके बाद में लिखा हुआ है कि प्लीज रिमेंबर योर यूजर नेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अकोमोडेट लाइक PRA, एक एग्जाम्पल है, उसने प्रमोद था, पूरा नाम प्रमोद, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ थी 27/27/27, है ना। तो उसने एग्जाम्पल क्या लिख दिया, PRA 27/27/27। ये आपका एक पैटर्न हो गया। इस पैटर्न को याद रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपका यूजर नेम ऐसा कुछ रहेगा। अगर आप भूल भी जाओ तो इस चीज को याद रखना कि नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कुछ एक मेल का टेम्पलेट हमने डाला। तो यहां पर नेम तो रिप्लेस हो गया, यहां से डेट ऑफ बर्थ जहां पर भी उसको जरूरत थी उसने उठाई, यहां से कहां पे ये 1B। ठीक है, अब ये 2 चीजों की, तीसरी कोई इंफॉर्मेशन अगर जरूरी है तो वो भी डाल दी। ये 2 चीज डालने के बाद में एक ईमेल कंप्लीट हुआ, ये किसी को भेज दिया गया, ये हमारा एक यूजर था। ठीक है, ये दूसरा यूजर है। अब हमारी फाइल्स जो CSV फाइल है उसकी सेकंड रो को उठाया जाएगा, उस टेम्पलेट में सब चीजें 1 बाय 1 करके डाली जाएंगी। ऐसे करके हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईमेल जनरेट किए जाते हैं। अगर हमने ऑटोमेशन लगाया है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज रहे हो, तो पर्सनलाइज्ड ईमेल जब भेजे जाते हैं तो इस CSV फाइल को काम मिल जाता है, और जो इसमें डेटा होता है वो लिस्ट के रूप में होता है। समझ गए? अब इसको कैसे करते हैं, इंपोर्ट, उसकी बात कर रहे हैं ईमेल के अंदर। इंपोर्टिंग एन ईमेल लिस्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए लिस्ट ऑफ ईमेल। एक तरीके से लिस्ट ऑफ ईमेल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट तो एक ही है, लेकिन इस डेटा से हम अलग अलग ईमेल्स बना रहे हैं। ईमेल एड्रेसेस एंड एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, हाँ सबसे बड़ी चीज तो ये रही गई कि यहां पर एक कॉलम मैंडेटरी होगा ईमेल एड्रेस का, क्योंकि अगर आप किसको भेज रहे हो यही आपको नहीं पता तो ये इंफॉर्मेशन सारी बेकार है। ठीक है, तो यहां पर जो हम ईमेल एड्रेस का एक कॉलम रखेंगे, वहां से किसको भेजे जा रहे हैं, टू, मैंने बताया ना वो आपको ईमेल कंपोज करते हैं तो वहां पे टू होता है, CC होता है, BCC होता है। ठीक है, तो टू की जो इंफॉर्मेशन है वो यहां से उठ के चली गई। CC और BCC की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, सब्जेक्ट वो भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर जब आप ऑटोमेट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट सेम रख सकते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दी। तो इसमें क्या हुआ, ईमेल एड्रेसेस एंड एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कि उससे हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन ही, तो ये नाम भी तो इंफॉर्मेशन ही है। तो यानी कि ईमेल एड्रेस हो गया और उससे एसोसिएटेड हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन थी, वो हमने डाल दी यहाँ पे। इनटू एन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोल रहा है, दिस इज ए क्रिटिकल स्टेप इन लॉन्चिंग ईमेल कैंपेन्स।
ये बहुत क्रूशियल स्टेज है, इसको ढंग से लिस्ट को बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी डेटा गलत हुआ तो सारा कैंपेन खराब हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, एज इट इंश्योर्स योर ऑडियंस डेटा इज एक्सेसिबल एंड ऑर्गेनाइज विद इन योर ईमेल मार्केटिंग। यानी कि हमारा ईमेल मार्केटिंग का जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर है ना डेटा को एक्सेस किया जा रहा है ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर। तो इसको हम क्रूशल मानते हैं और इस लिस्ट को हम तरीके से तैयार करते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके अंदर नीचे आके चेक करते हैं स्टेप्स टू इंपोर्ट ईमेल लिस्ट। बात तो कर ली कि भैया एक लिस्ट होती है, उसमें क्या क्या डेटा होता है वो भी बात कर ली। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या स्टेप होते हैं जिसको हमको ईमेल में इंपोर्ट करने के लिए काम में लेते हैं। किसको? लिस्ट को। देखते हैं, प्रिपेयर द ईमेल लिस्ट। अब एक एग्जांपल देखें इसका, है ना, थोड़ा क्लियर होगी चीजें। हम काम में तो ले सकते हैं, पर इससे मालूम कर सकते हैं ना। ठीक है, देखो यहाँ पे मेलचिम्प का ना प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, देखो ये हमारे पास में कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। ये ओवरव्यू है, यहाँ कॉन्टेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट को ऐड कर रहे हैं, सब चीजें। ये लिस्ट तैयार की जा रही है, CSV फाइल में भी हो सकती है और यहाँ पर भी डायरेक्ट आप एसोसिएटेड कर सकते हैं। अगर हम CSV फाइल की बात करें, देखो यहाँ पे एक CSV फाइल का एग्जांपल बनाया गया जिसमें क्या है, आप कॉलम का नाम दे रहे हैं। देखो ये कुछ कुछ एक्सेल टाइप का दिख रहा है। पहला कॉलम का नेम क्या रख दिया, फर्स्ट नेम। दूसरे का क्या रख दिया, ईमेल। आगे हम कुछ भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। एक लिस्ट बन रही है। अब देखो इसमें इसने क्या नाम रख दिया, पहले का एमिली रख दिया, उसके बाद में उसका ईमेल आईडी दे दिया। दूसरे के बाद में क्या रख दिया, सूजन रख दिया, उसके बाद में उसका ईमेल आईडी दे दिया। आप कुछ भी डालते जाओ, ये एक CSV फाइल बन गई आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी एक्सेल से भी बन सकती है क्या ये चीज। चेक करें, इसमें एक्सेल है या नहीं ये देखना पड़ेगा बस। है, देखो हमारा जो एक्सेल फाइल होती है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का, XLS। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ है क्या, सेव एज के अंदर आएंगे, ब्राउज पे जाएंगे, देखते हैं। ये एक्सेल की फॉर्मेट आ गई हमारी 97 2003 वाली। और ये CSV फाइल को सिलेक्ट कर लिया। पहले आपको कुछ डेटा डाल के दिखा देते हैं इसमें। यहां पे कॉलम का नाम लिखते हैं। मान लो हमने लिख दिया सबसे पहले ईमेल, पहली वाली। दूसरी वाली का लिख दिया नेम। तीसरी वाली लिख दिया एड्रेस। इसके बाद में हमने लिख दिया DOB। और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, अभी हम ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन इसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या हो गया, सॉरी ईमेल क्या हो गया, a@g.com। दूसरे वाले का हो गया A। एड्रेस हो गया इसका XYZ। डेट ऑफ बर्थ हो गई इसकी 10
10/2003, ये इंफॉर्मेशन हमने पहले कॉलम की रखी। अरे यार ये सिस्टम है क्या इसमें, रेप्लिकेट नहीं हो रहा। चलो 1 by 1 ही डालना पड़ेगा। बी सी डी, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई, ठीक है, हो गए। 11/10/2000, 5/8/1990, 9/11/2003, B@, मैं क्यों बना रहा हूँ कंप्लीट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आने वाला वो देखने वाली चीज है ना। उसमें कॉमा सेपरेटेड करके कुछ लिखा होता ना, है ना, वही देखना चाहते हैं एक्चुअली। फाइनली हो गए। अब चेक करते हैं CSV फाइल कैसे दिखती है। हम इसको कर देते हैं डेस्कटॉप पे, बुक 1 रहने देते हैं नाम इसका, CSV फॉर्मेट कर देते हैं इसको। कहाँ है ये रहा। देखते हैं डेस्कटॉप पे इसको। देखो ये एक्सेल में भी खोल सकता है, दूसरे में भी खोल सकता है। अगर आप एक्सेल में खोलोगे तो वैसा का वैसा रिप्रेजेंटेशन आने वाला है, लेकिन हम इसको देखना चाहते हैं कि रियल में ये कैसा दिखता है। तो आप इसको करेंगे नोटपैड में ऊपर। अब देखो सारा का सारा कोमा से सेपरेट कर दिया ना इसने। पहला जो कॉलम रखा ना इसने, पहली जो मतलब इसने रो रखी, उसके अंदर तो सारे के सारे हमारे कॉलम्स आ गए। दूसरे के बाद में सारे के सारे रोज आने लग गए, यानी कि पहली लाइन के अंदर जो भी डेटा रहेगा उसको एज ए कॉलम मान के चलेगा, कॉलम का नेम। उसके बाद में सारे के सारे क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो ये कॉमा सेपरेटेड होता है। तो CSV फाइल कैसे समझ में आ गया, इसलिए इसको लिस्ट कहा गया है। लिस्ट टाइप का डेटा हो गया ना कुछ ये। तो अब CSV फाइल की लिस्टिंग का आपको मालूम चल चुका है। अब हम कर रहे थे इसके स्टेप इंपोर्ट करने वाले, कैसे हम देखते हैं। फाइल का मालूम चल गया, इसके यहां होने का मतलब भी समझ में आ गया क्यों आ रहा है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। प्रिपेयर द ईमेल लिस्ट, सबसे पहला काम। उसके बाद में क्या है, चूज एन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कर लेंगे। मान लो मेलचिम्प ले लिया हमने। लिस्ट कैसे बन रही है एक्सेल में देख चुके हैं ना। उसके बाद सॉफ्टवेयर कौन सा चूज करना है वो भी हम देख चुके हैं मेलचिम्प पे। क्यों करना है, उसके फीचर्स हमने देखे थे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमको देखनी थी, वो हमने उसके बेसिस पे ये ले लिया। अपलोड द ईमेल लिस्ट। अब हमारे पास लिस्ट है, उसको हम करेंगे अपलोड। आपको जो वीडियो खोल के दिखाया था ना मैंने, उस वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको भाई कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी था वहां पे और इंपोर्ट का ऑप्शन भी था वहां पे, ठीक है। एक्सपोर्ट आप करोगे तो जो ऑलरेडी लिस्ट वहां पे है उसको भी कर सकते हो, डेमो लिस्ट भी आप कर सकते हो। इंपोर्ट करोगे तो आपके पास जो डेटा है वो चला जाएगा। उसके बाद में क्या आता है, देखो 3 हो गए हमारे। उसके बाद में क्या, सेगमेंटेशन ड्यूरिंग इंपोर्ट। अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे इंपोर्ट के ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है, लिस्ट को अपलोड करते टाइम पे। अब क्या है, 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए आपको आराम से, कैसे कैसे चलना आगे। 5वां क्या है,
कंप्लायंस एंड प्रेमिसेस, या आगे देखेंगे परमिशंस वगैरह ना। देखो, टेस्ट द इंपोर्टेड लिस्ट। अब आपने एक लिस्ट बनाई, आपने एक टेम्पलेट बनाया, इंपोर्ट भी कर दिया, अब आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो डायरेक्टली, बिना ही चेक करे कि आपने जो डेटा डाला है वो सही भी है कि नहीं। हो सकता है ना कि मैंने जो डेटा वहां पे एंटर किया ईमेल टेम्पलेट के अंदर वो सही तरीके से नहीं डाला, क्या पता इस तरीके से डालते हैं या फिर कुछ चेंज हुआ है। ये सारा का सारा उसके ऊपर काम करता है, HTML के ऊपर। तो HTML इसको एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर वर्जन चेंज होने के कारण कुछ और चेंज हो गया हो, उसका परफॉर्मेंस वगैरह इंप्रूव करने के लिए कुछ चीज की गई हो, या फिर वर्जन के हिसाब से इसको डालने का पैटर्न चेंज हो गया हो, वो चीज भी तो देखना जरूरी है ना। आपने पुराने के हिसाब से डाल दिया, आपके पास में फाइल पड़ी थी, उसको आपने चेंज किया, अपलोड कर दिया, तो अब हो सकता है कि आपका डेटा सही से जा ही नहीं रहा हो, वहां पर यही लिखा आ रहा हो डियर, फिर ये ऐसे नेम करके। तो ये सब चीज चेक करना जरूरी है ना। वो हमारी स्टेप हो गई एक। उसके बाद में क्या है, मेंटेन एंड अपडेट द लिस्ट। मैंने कभी एक लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर 100 के आसपास डेटा है, मुझे लग रहा है कि वो परफेक्ट है, उस हिसाब से मैंने मेल्स को सेंड कर दिया। पता चल रहा है 100 के अंदर से 50 ईमेल तो स्पैम में गए और कुछ तो अनसब्सक्राइब भी कर चुके हैं। तो ऐसे यूजर्स को हम डेटा सेंड नहीं करेंगे जो अनसब्सक्राइब कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हमको परमिशन दी तब जाके हम ईमेल सेंड कर रहे हैं। अब पुरानी लिस्ट के हिसाब से मैं डेटा को अपडेट कर दूंगा तो मैं अनऑथोराइज्ड काम कर रहा हूं, क्योंकि वो तो मुझे अनसब्सक्राइब कर चुका है। तो लिस्ट का बार बार अपडेट होना भी जरूरी है। डेटा को चेक किया जाता है, उसके हिसाब से सेंड किया जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई। ये ब्लैंक पेज का ऐड कर दिया। चलो उसके बाद हम देखते हैं इन चीजों को कि किस तरीके से ये चल रही है। प्रिपेयर द ईमेल लिस्ट। पहली चीज, फॉर्मेट क्या है इसका, ये देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक्सेल फाइल से हम जो फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट देखते हैं वो होती कौन सी, XLS। ठीक है, लेकिन हम इसको CSV में भी बना सकते हैं, वो भी देख लिया हमने। अब हमने जिस प्लेटफॉर्म पे इसको खोला था वो था नोटपैड। नोटपैड जो कि बाय डिफॉल्ट कौन सी फॉर्मेट सपोर्ट करता है, TXT। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने CSV फाइल को नोटपैड में खोला, उसका जो रिप्रेजेंटेशन था वैसे रिप्रेजेंटेशन के साथ में अगर मैं टेक्स्ट फाइल बना दूं तो क्या वो काम करेगी, क्या करेगी, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा होना चाहिए, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, अगर आपने ऐसा बनाया है और उसकी फॉर्मेट टेक्स्ट है तो वो भी काम करेगी। क्लियर। बाद में क्या आता है, इसमें फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं, दो तो हमने एग्जांपल लिया, एक तो क्या था नेम, दूसरा क्या था ईमेल। अब ये बता रहे कि और चीज आप क्या क्या डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस और नेम तो हम देख चुके, लोकेशन डाल लो या फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह या फिर एड्रेसेस वगैरह। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, चूज एन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। मैंने कहा था कि कोई सा भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, हमारे फीचर्स क्लियर होने चाहिए कि हम किस तरीके से उसको काम में लेना चाहते हैं। यहां पर भी सेम चीज बोल रहा है, अब प्लेटफॉर्म्स के कुछ नाम बता रहा है, हमने मेलचिम्प चूज किया था, दूसरे आप प्लेटफॉर्म देख ही रहे हैं यहाँ पे। यूज प्लेटफॉर्म लाइक, इनमें से कोई सा भी। ठीक है, दैट सपोर्ट ईमेल लिस्ट इंपोर्टिंग। पहली चीज तो ये होनी चाहिए, अगर वो ईमेल लिस्ट को इंपोर्ट करना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो आपकी लिस्ट को आप अपलोड कहां करेंगे, समझ में आ गई। तो आपके पास में ये चीज इनेबल होनी जरूरी है। इंश्योर द, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सब सपोर्ट करते हैं इसलिए लिखा है इनको ना। इंश्योर द प्लेटफॉर्म कंपाइल्स विद डेटा प्रिवेसी लॉ एंड GDP। ये देखो ये दो है ना, ये कुछ प्राइवेसी रूल्स है लॉ के अंदर, इसको सपोर्ट करना जरूरी है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर ये प्लेटफॉर्म जितने भी लिखे हुए हैं अगर ये दो को सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम उसको यूज कर सकते हैं। नहीं करते अगर ये सपोर्ट इसको, तो हम इनको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा प्रिवेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दो रूल्स को अगर, इन दो जो गवर्नमेंट के लॉज और वगैरह जो है ना, इनको अगर फॉलो किया जा रहा है तो हमारा डेटा है प्राइवेट सिक्योर। इस चीज का ध्यान है। आगे देखते हैं, अपलोड द ईमेल लिस्ट। ये था थर्ड पॉइंट हमारा। क्या होगा, लॉग इनटू योर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा है हमारा, मेलचिम्प। कोई सा भी हम ले सकते हैं, हमारे फीचर्स को फुलफिल करे। ठीक है, नेविगेट टू द कॉन्टैक्ट्स और ऑडियंस सेक्शन। अभी हमने जो एग्जांपल देखा था ना यूट्यूब के ऊपर, आपने कोने पे देखा हो या नहीं देखा हो, मैं एक बार और अगर खुला है तो दिखा देता हूं आपको, बंद कर दिया।
देखना भी एक चीज दिखाते हैं ना, एक्सपोर्ट ऑडियंस। सबसे पहली चीज क्या देखी हमने कि यहां पर क्या बोला जा रहा है, उस लिस्ट के अंदर जितने भी रिसिपिएंट है उनको ऑडियंस। ठीक है, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ऑप्शन है। ये पहला तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया। उसने क्या बोला कि आपको कॉन्टेक्ट में जाना है, ये कॉन्टेक्ट में ही हम है ना, और कॉन्टेक्ट में जाके आपको क्या करना है, इंपोर्ट। तो यहीं पर कहीं पर इंपोर्ट का ऑप्शन भी होगा। ये देखो ऐड कॉन्टेक्ट है ना, इसमें इंपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेविगेट करना है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, फिर यहाँ पे देखना है ऑडियंस सेक्शन वगैरह या फिर इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। दूसरा क्या करना है, सिलेक्ट इंपोर्ट कॉन्टेक्ट और सिमिलर ऑप्शंस। हमारे पास में सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे क्या था, इंपोर्ट की जगह पर इंसर्ट वाला देखा था ना अभी। आगे एक चीज, थर्ड पॉइंट, अपलोड द फाइल एंड मैप फील्ड्स। मतलब कि हमने फाइल को सबसे पहला काम क्या करना है, अपलोड करने का करना है। इसमें देखते हैं, टेढ़ी थोड़ी नहीं हो गई, चलो कोई नहीं। सबसे पहले तो क्या था हमारा, ईमेल। अरे यार, सबसे पहले क्या था, ईमेल। हमने सिर्फ इतना ही लिखा है यहाँ पे, इसके अलावा वो कुछ नहीं लिखा। अब ये डेटा भी तो हो सकता है, उसको पता कैसे चलेगा कि यही कॉलम का जो नेम है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हमने, नेम, DOB, एड्रेस। ये हमारे क्या हो गया, कॉलम्स। अब इसमें डेटा हम जो है 1 बाय 1 करके डालते हैं। a@g.com, b@y.com, c@d.com। 3 इंफॉर्मेशन काफी है, A, B, C, 1 2 3 3 2 1 1990 1991 2000। ये इंफॉर्मेशन में आ गई। एड्रेस इनका हो गया A1 2 B2 1 C3 2। ये इंफॉर्मेशन एक CSV फाइल हो सकती है, और क्या हो सकती है, टेक्स्ट फाइल। फॉर्मेट क्या होता है टेक्स्ट फाइल का, TXT। ये एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है। उसके बाद में और क्या हो सकती है, XLS, जो क्या है एक्सेल का बाय डिफॉल्ट हो सकती है। तीनों में से कुछ भी। सपोज हमने CSV ले ली, तो इस फाइल का नाम हो गया list.csv। ठीक है, पहली स्टेप हमारी क्या थी, लॉगिन प्लेटफॉर्म पे। दूसरी स्टेप हमारी क्या थी, कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाने की। तीसरी स्टेप क्या थी, लिस्ट को अपलोड करने की। चौथी स्टेप क्या थी, चौथी स्टेप यही थी कि जो ये लिस्ट है ना, इसको हमको यहां पर क्या करना है, पैच करना पड़ेगा। लिस्ट को क्या करना है, पैच करना है। किससे, ये कॉलम का जो नेम है ना, ईमेल। सपोज करो मैंने ईमेल को पैच कर दिया ई से, कुछ इस तरीके से दिखता था। यार इसको थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं ना, एक करली ब्रेसेस, मेरे चक्कर ही है हमेशा यार, लिखता लिखता टेढ़ा हो जाता है मामला। इसको कर सकते हैं सीधा, है कि कुछ ऑप्शन ऐसा नहीं है ना, चलो छोड़ो।
चलो ये अच्छा होता है, मामला खराब हो गया तो चलो लिस्ट अपने पास जगह ज्यादा आ गई लेकिन थैंक यू। तो सबसे पहला क्या है, करली ब्रेसेस स्टार्ट होएगा, उसके बाद में डॉलर का साइन, फिर मैंने दे दिया इसको ई, ठीक है। अब आ गया नेम, नेम को मैंने क्या दे दिया, वही ऐसे स्टार्ट करेंगे, डॉलर लगाएंगे, एन लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। अब सपोज हमारा जो टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट है हमारा, ये आपका परफॉर्मा है, मतलब कि इस तरीके से लिखा जाता है, सिंटेक्स मान लो इसको, सिंटेक्स है ये, एचटीएमएल के अंदर लिख रहे हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, देखेंगे। टेम्पलेट में हमारा क्या लिखा हुआ है, डियर एन, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये क्या जाएगा, ये क्या करेगा, लिस्ट में जाने से पहले ये जाएगा इस इंफॉर्मेशन के पास में, इस इंफॉर्मेशन से चेक करेगा कि ऐसा कुछ है क्या हमारे पास में, है तो वो किससे पैच किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो क्या वो लिस्ट में अवेलेबल है क्या, अगर है तो उसकी पहले इंफॉर्मेशन उठा लेता है, ऐसे करके सारों को प्रोसीड कर जाएगा। सपोज यहां पर कभी मुझे फ्यूचर में है ना चेंज करना पड़ा, मैंने इसकी जगह पे क्या कर दिया, डॉलर NAMES, अब इसको थोड़ी ना पता है कि यहां पर नेम का मतलब ही नेम्स है या फिर एन का मतलब ही नेम है, उसको तो वो पता है जो हमने उसको बताया है, पहले हमने इसको ये बता रखा था तो ये इसको पैच कर रहा था, अब हमने चेंज कर दिया, चेंज करी हुई इंफॉर्मेशन हमको बतानी पड़ेगी, अब ये यहां भी चेंज होगा। अब इसको पता है, इसका मतलब ही ये है, लिस्ट में जाके इसको उठा लेगा। क्लियर हो गया? तो ये जिस बारे में बात कर रहा है वो समझ में आया आपको कि भैया अपलोड द फाइल एंड मैप द फील्ड, पहला काम क्या था, फाइल को अपलोड करना, CSV फाइल थी हमारे पास में, फील्ड को मैप किया, कैसे किया देखा था ना, पैच किया था हमने अभी, फील्ड को मैप कर दिया। एग्जाम्पल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये हमारे कॉलम्स के नाम है, इनको हमको पैच करना है, तो बताया ना कैसे करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? आगे देखते हैं, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, सेगमेंटेशन ड्यूरिंग इंपोर्ट। क्या कह रहा है, वाई सेगमेंट क्यों जरूरी है, पहले ये समझते हैं। सेगमेंटेशन अलाउस यू टू ऑर्गेनाइज योर लिस्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और परचेज हिस्ट्री। सेगमेंटेशन किस चीज का किया जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि मैंने एक लिस्ट ली, उसमें तो सारा का सारा डेटा है ना, कि मतलब अगर ए है, मतलब कंज्यूमर का नाम है, रेसिपिएंट का नाम है, बी है, सी है, हमको नहीं पता वो क्या है, हमने एक लिस्ट तैयार करी, उस लिस्ट में वो सारा डेटा था, लेकिन ये बोल रहा है कि एक सेगमेंट तो तैयार करो कम से कम, कि भैया ये सब्सक्राइबर का है सेगमेंट, इसमें आ गए 100 लोग, ठीक है। दूसरा हमारे पास में कौन है, हम है ना मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए जनरल लोगों को भेज रहे हैं जिनके हमारे पास में डिटेल है, तो ये हो गया जनरल सेगमेंट, ठीक है। फिर कुछ आ गया स्पैम, कुछ लोगों ने हमको स्पैम भी कर रखा है, उन लोगों को भी भेज रहे हैं, तो ऐसे हमको सेगमेंट बनाने होते हैं, मतलब कि लोग जो हैं उनके यूजर्स के हमको सेगमेंट कर रहे हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है। समझ में आ गया क्या बोल रहा है ये? एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंट, न्यू सब्सक्राइबर, ठीक है, अभी अभी जो लेटेस्ट आए हैं ना हमारे पास लोग, उनकी बात कर रहे हैं, तो एक सेगमेंट वो बन सकता है। दूसरा क्या बोल रहा है, कस्टमर्स हु हैवंट परचेज्ड रिसेंटली, ऐसे कस्टमर जिन्होंने अभी रिसेंटली में कुछ भी परचेज नहीं किया, हो सकता है पहले किया हो सकता है कभी नहीं किया हो, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे,
कि ऐसे कस्टमर जिन्होंने रिसेंटली परचेज नहीं किया, उनको इंक्लूड करना है नहीं करना है, जो कभी नहीं परचेज किए या फिर पहले कभी किया हो वो अलग बात है, लेकिन हम क्या इसमें डाटा डाल रहे हैं कि जो रिसेंटली परचेज नहीं करे। एक सेगमेंट हो गया। दूसरा क्या है, हाई वैल्यू कस्टमर्स। ये कौन से हैं? जो फ्रीक्वेंट आते हैं, बाय करते हैं और हमारे मतलब सेल्स है ना उसको बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं अच्छा, तो वो गए हाई वैल्यू कस्टमर्स। तो अगर अलग अलग सेगमेंट बन गए, समझ में आ गया सेगमेंट कैसे बनाते हैं। असाइन टैग्स और कैटेगरीज टू कॉन्टैक्ट्स फॉर इजियर टारगेटिंग लेटर। हम क्या करते हैं, ऐसी कैटेगरीज को अलग से टैग्स दे देते हैं ताकि हम क्या कर सके, बाद में आसानी से उनको टारगेट कर सके। क्लियर हो गया? समझ गए? देखो अब हमारे पास में पांचवा पॉइंट क्या है, कंपाइल्स एंड प्रीमिजन्स। क्या है? देखो ऑप्ट इन कंफर्मेशन, कि पहली चीज तो ये कि किसी ने हमारा ऑप्शन जो है वो चूज किया या नहीं किया, ऐसे कस्टमर हो गए। उसको क्या देखते हैं, इंश्योर ऑल कॉन्टैक्ट्स ऑन द लिस्ट हैव एक्सप्लिसिटली ऑप्टेड फॉर द रिसीविंग ईमेल्स। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी जरूरी है कि जिनको भी हम ईमेल भेज रहे हैं उन्होंने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया हो खुद से, यानी वो हमारे सब्सक्राइबर हो। ठीक है। दूसरा रूल क्या है, GDPR एंड CAN स्पैम। मैंने बताया था ना आपको लॉ, वो दोनों लॉ है ये। अवॉइड परचेज्ड ईमेल लिस्ट। कुछ लोग क्या होते हैं कि ऐसे बिजनेसेस से या फिर ऐसे फ्रॉडर्स से लिस्ट परचेज कर लेते हैं जिनके पास में कलेक्शन ऑफ डेटा अवेलेबल है। हमको ये नहीं पता कि वो क्या फील्ड के लोग हैं, मतलब कि जैसे मान लो कि हमने लिस्ट ले ली 3000 ईमेल्स की, अब वो परचेज करेंगे भी या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, वो सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, बस एक मार्केटिंग पर्पज से मैंने एक लिस्ट परचेज करी, उसमें सबको सेंड कर दिया। तो ये चीज है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी क्या है, इंक्लूड ऑप्ट आउट ऑप्शंस इन ऑल ईमेल्स, यानी कि ऐसा हमारे को एक रूल रखना चाहिए कि जो है ना ऑप्ट आउट है ना, उन ईमेल्स को, सभी ईमेल्स को हम इंक्लूड करें। मतलब कि पहला पॉइंट हमारा क्या था, ऐसी लिस्ट को नहीं लेना, दूसरी ऑप्ट आउट वाली लिस्ट को बना के रखना है, तीसरा क्या है, स्टोर प्रूफ फॉर ऑफ कंसेंट फॉर ईच कॉन्टैक्ट। हमारे पास में है ना स्टोर का प्रूफ, क्या होता है स्टोर का प्रूफ, कि कोई हमारे पास में आया तो लॉगिन तो करेगा, उसका डेटा हमारे पास में होगा, वो जो डेटाबेस है ना वो है हमारा स्टोर प्रूफ। ऐसा स्टोर प्रूफ है ना, उनको हमको मेंटेन करके चलना है हर एक इंफॉर्मेशन के लिए। ऐसी चीज हम करेंगे, ये रूल्स, अगर हम ये 3 रूल्स को देख रहे हैं तो हम इनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन से लॉ है हमारे पास में, GDPR और कैन स्पैम। ठीक है। टेस्ट द इंपोर्ट लिस्ट, बड़ा इजी चीज है, समझा दिया था पहले भी, देख लेते हैं एक बार वो। सेंड ए स्मॉल बैच ऑफ ईमेल्स टू वेरीफाई द लिस्ट फंक्शनैलिटी, मतलब कि छोटा सा भेज के चेक कर लेंगे, एक भी भेज के चेक कर सकता है कि काम कर रही है नहीं कर रही। चेक फॉर द डिलीवरेबिलिटी इश्यूज सच एज इनवैलिड ईमेल एड्रेसेस, कि भैया वो डिलीवर हुए या नहीं हुए, ऐसी चीजों को इंश्योर कर लो। वो ईमेल जो हमने दिया है वो वैलिड है कि नहीं वो चेक कर लो। ऐसी चीजों को टेस्ट करने के लिए ही हमारा ये पर्पज है, छठा पॉइंट, ये हम इसलिए चेक करते हैं। हो सकता है कि हमारा जो बैच है वो परफेक्टली जा रहा है लेकिन ईमेल एड्रेसेस वगैरह सही से सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनको भी एक बार देख लेंगे। फिर क्या है, मेंटेन एंड अपडेट लिस्ट, मैंने बताया था ये चीज भी। रेगुलरली अपडेट द लिस्ट टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। रिमूव अनसब्सक्राइब, कहा था मैंने, ऐसे लोग भी हैं जो आपको अनसब्सक्राइब कर चुके हैं, आप उनको भी भेजने जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ऐसे लोगों को हटा दो। और इनएक्टिव कॉन्टैक्ट्स, ऐसे भी है जिनको आप भेज तो रहे पर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो जाके विजिट नहीं कर रहे, उन ईमेल को खोल के नहीं देख रहे, उनको भी हटा दो। टू मेंटेन ए हेल्दी सेंडर रेपुटेशन, क्यों करना है कि भैया हम एक हेल्दी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक ऐसी सेंडर लिस्ट तैयार करना चाहते हैं जो हेल्दी हो, परफेक्टली काम करती हो, तो ये चीजें अवॉइड कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या था, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है हमारी इस चीज के लिए। ठीक है, यूज परमिशन बेस्ड लिस्ट ओनली। कौन सी परमिशन बेस्ड लिस्ट होती है, जो हमको सब्सक्राइब कर रखे।
फोकस ऑन डेटा एक्यूरेसी, डेटा की एक्यूरेसी के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। डेटा की एक्यूरेसी क्या होगी, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो डेटा कंप्लीट हो, करेक्ट हो, ईमेल टेम्पलेट जो हम काम में ले रहे हैं वो रेलेवेंट हो, उसके अंदर जो हम प्रोडक्ट वगैरह लिस्टिंग कर रहे हैं वो सही हो। आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, आजकल HTML पेजेस वगैरह एम्बेड करने का ऑप्शन आता है। क्लीन एंड वैलिडेट ईमेल एड्रेसेस बिफोर इंपोर्टिंग, ensure all required fields, example email addresses are complete and accurate। अब आता है हमारा सेगमेंट फॉर टारगेटेड कैंपेन्स। सेगमेंट तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बता रहा है यहाँ पे कि टारगेटेड कैंपेन्स के लिए सेगमेंट किस तरीके से कहते हैं। इंपोर्ट लिस्ट इन अ वे दैट सपोर्ट सेगमेंटेशन, किस तरीके से इंपोर्ट करनी है कि हम लिस्ट को सेगमेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर सके। allowing you to send personalized relevant emails, जब हम इस तरीके से सेगमेंटेड डेटा बना पाएंगे तो हम उसको पर्सनलाइज भी कर पाएंगे, ठीक है। लाइक हमने एज वाइज या फिर है ना उनके प्रोफेशनल वाइज है ना सेगमेंट कर दिया, तो अब हम जो ईमेल बनाएंगे वो ऐसे कुछ बंच ऑफ पीपल को जा रही है जो रेलेवेंट है, तो पर्सनलाइज्ड हुआ या नहीं हुआ, समझ में आई। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, कंप्लाई विद लीगल रेगुलेशंस। दो लॉ हमने देखे थे ना, देखो दोनों आ गए यहाँ पे, इन दोनों की इंफॉर्मेशन है। यूरोपियन यूनियन कॉन्टेक्ट के लिए है ये वाला, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, यूएस कॉन्टेक्ट के लिए ये, यानी यूरोप और यूएस, ये दो मार्केट को टारगेट करके ये दो रूल्स को बनाया गया है, ठीक है। फिर CCPA, ये किसके लिए है, कैलिफोर्निया बेस्ड कॉन्टेक्ट। तो तीन रूल्स हमने यहाँ पे देख लिए, देखते हैं आगे भी है कि कुछ नहीं, ये तीन है। तो ये तीन रूल्स है लीगल लॉ के, एक कैलिफोर्निया को सपोर्ट कर रहा है, एक यूएस को सपोर्ट कर रहा है, एक यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है। आगे चलिए, देखो चैलेंजेस इन इंपोर्टिंग ईमेल लिस्ट। एक ईमेल लिस्ट को इंपोर्ट करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो है लो डेटा क्वालिटी, पुअरली मेंटेन लिस्ट कैन लीड हाई बाउंस रेट। जो बाउंस रेट है वो क्या है कि हमने एक ईमेल सेंड किया, उसका रिस्पॉन्स नहीं आना या डिलीवर ही नहीं होना, बाउंस रेट है, ठीक है। तो ये ऐसे अगर हमारे पास में मेंटेन लिस्ट जो है वो पुअर है, बेकार है, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं, लो क्वालिटी डेटा हो जाता है हमारा। लीगल कंप्लाइज, फेलियर टू कंप्लाई विद डेटा प्रिवेसी लॉ कैन रिजल्ट इन पेनल्टीज। अगर आपने वो जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया तो इससे हमको क्या हो सकता है, पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे चैलेंजेस की ही तो बात कर रहे हैं। फिर क्या है, डिलीवरेबिलिटी इश्यूज, सेंड करने में क्या दिक्कत आ सकती है कि भैया मतलब सेंड तो कर दिया हमने, उसके बाद डिलीवर नहीं हुआ, उसके अंदर क्या दिक्कत आ सकती है। अनवेरिफाइड और परचेज लिस्ट, हमको पता ही नहीं है कि जो लिस्ट हमारे पास में है वो सही है या नहीं, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं है, हमने कहीं से खरीदी है। तो ऐसे केस के अंदर कैन हार्म योर सेंडर रेपुटेशन एंड ईमेल डिलीवरेबिलिटी। ऐसे केस में जो सेंडर है ना उसके रेपुटेशन को हार्म करती है। सेंडर कौन है, एक कंपनी का मालिक या फिर एक बिजनेस की बात की जा रही है यहाँ पे, उसकी रेपुटेशन खत्म होती है इस चीज से। एक से क्या होता है, रेपुटेशन जा रही है, एक से क्या हो रहा है कि हमारे को फाइन भरना पड़ सकता है, एक से क्या हो सकता है कि हमारा डेटा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो ये तीन चीजों को ध्यान रखेंगे इंपोर्ट करते टाइम पे। बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर ईमेल लिस्ट इंपोर्टिंग, अगर आपने एक लिस्ट को ढंग से मेंटेन किया तो उससे क्या फायदा होने वाला है। इनेबल इफेक्टिव सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, पहली चीज तो ये कि हमारे पास में सेगमेंट बन गए बढ़िया बढ़िया, अब हम इससे हम टारगेटिंग कर सकते हैं बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। इनहेंस ईमेल डिलीवरेबिलिटी एंड कैंपेन परफॉर्मेंस, मैंने यहां पर 1,00,000 मेल किए, ठीक है, और मेरे लगभग 98 पॉइंट समथिंग डिलीवर हो गए परफेक्टली, तो ये सक्सेसफुल कैंपेन में आ गया। क्योंकि कुछ ही ईमेल ऐसे हैं जिनमें डिलीवर नहीं हुआ।
रेशियो तो चेक करेंगे। अब वो कुछ कैसे खराब हो सकता है, कुछ अनसब्सक्राइब कर दिए होंगे, कुछ ने ईमेल को ही रजिस्टर हो जाता है ना, बंद हो जाता है, टेम्पररी ब्लॉक या ऐसा कुछ, उसमें चले गए होंगे, या फिर हमारे पास में जो डेटा है ना वो मिसमैच, या फिर हमने डालने में गलती कर दी होगी, ऐसे कुछ लोग हैं वो। क्योंकि हमने परफेक्ट मैनेज किया है तो हमारे पास में जो हमने डेटा को सेंड किया ना उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा कैंपेन के अंदर। फिर आएगा हमारे पास में कंप्लाइज विद लीगल रेगुलेशंस टू मेंटेन ब्रांड रेपुटेशन। अगर हमने सारे के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को ध्यान में रख के आगे काम किया है तो ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ती है। ठीक है। सेव्स टाइम बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉन्टेक्ट्स फॉर ऑटोमेशन एंड रिपोर्टिंग। अब मैं हर बार एक लिस्ट बनाता हूं, उसके अंदर बाउंस रेट बढ़ जाती है, मैं भेजता हूं, फिर उसके अंदर एरर्स वगैरह आती है, मेरे टेम्पलेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैंने ढंग से मैपिंग नहीं कर रखी है, तो मुझे बार बार ये सब चीज देखनी पड़ेगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा। एक बार अगर मैंने ढंग से इसको चेक कर लिया, ढंग से मैंने सेंड कर दिया, तो अब हर बार मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है और उसके बाद में इंपोर्ट कर देना है, काम हो जाएगा मेरा एक बार में। ठीक है। अरे ये कैसे बंद होगा? बड़े रंग है। ठीक है। प्लानिंग एंड ईमेल कैंपेन। ठीक है। एक ईमेल कैंपेन को प्लान करने के लिए हमारे पास में प्लान करने के लिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक इमेज दी है, मैं तो ये कहूंगा इमेज याद किया करो, फटाक से सब कुछ क्लियर हो जाता है। पहला क्या है? सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड डिफाइन केपीआईज। आपका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा, की पॉइंट ही क्लियर नहीं होंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कैंपेन का। आप लास्ट में करवाना क्या चाहते हैं वो चीज तो क्लियर होनी जरूरी है ना। सब कुछ आपने डाल दिया, आपने ब्रांड प्रमोशन भी कर दिया, आपने चीजें भी बता दी, लेकिन आपका कैंपेन का एक मोटिव तो होगा ना। सब चीजों को करने के बाद में उस चीज को लास्ट में परफॉर्म किया गया है नहीं किया गया, इसी से हम ये चेक करते हैं कि कैंपेन सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो वो चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा क्या है? डिटरमाइन द टारगेट ऑडियंस एंड सेगमेंट्स। सेगमेंट और टारगेट ऑडियंस को डिटरमाइन यानी कि जानना जरूरी है। उसके बाद में क्या है? प्लान द कंटेंट सीक्वेंस स्केड्यूल एंड फॉर्मेट। ये सब चीजें हमको पहले से ही प्लान करके रखनी पड़ेगी। सीक्वेंस क्या है, स्केड्यूल क्या है, फॉर्मेट क्या है। यहां पर क्या दिया हुआ है? एनालाइज रिजल्ट वगैरह सब चीजें हैं, इनको इस तरीके से देखते हैं। स्ट्रेटेजिकली प्लान हो गया, डिफाइन कर दी लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट तो डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट प्लान। हमने एक प्लान बनाया, उसके बाद में एक लिस्ट इंपोर्ट करी, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद में क्या है? इंटीग्रेशन कैंपेन विद अदर चैनल्स। और भी चैनल्स होते हैं उनके साथ हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर्सनलाइज द मैसेज कैसे करेंगे? जब सेगमेंटेशन होगा उसके बाद में पर्सनलाइज कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या है? डिप्लॉय योर कैंपेन। कैंपेन को डिप्लॉय कर दिया। कैंपेन का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? हमारे की पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि उससे को क्या चाहिए हमको। ठीक है, ये पहला पॉइंट जो था। ठीक है। उसके क्या है? हैंडल इंटरेक्शंस। एक कैंपेन चलाने के बाद में आपके पास में क्वेरीज आएगी, कॉल्स आएगी, मेल्स आएंगे, रिवर्ट्स होगी, उन सबको आपको हैंडल भी करना है। ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सब कुछ आया, आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया ढंग से, तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी हो गया। उसके क्या? जनरेट रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जनरेट होती है ना, कितने बाउंस हुए, बाउंस रेट वगैरह हो गई, कितना सक्सेसफुल हुआ, हमारे पास में है ना लॉस वगैरह, हमने ढंग से उसको मेंटेन किया नहीं किया, इन सब की एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं। फिर एनालाइज करते हैं रिजल्ट को लास्ट में, कि जो हमारा कैंपेन था, जो हमने यहाँ पे प्लान किया था, वो सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। अब देखते हैं ईमेल टेम्पलेट। वैसे तो हमने ईमेल टेम्पलेट बहुत तरीके के देखे हैं, जिसमें केवल टेक्स्ट वगैरह भी आता है, थोड़े बहुत लिंक्स वगैरह भी आ जाते हैं। यहां पर जो है ना, इस तरीके के टेम्पलेट को भी भेजा जा सकता है। अब आप इसको देखोगे तो क्या, किसी वेब पेज को हमने खोला है, वेब पेज नहीं है ये, HTML को CSS के साथ में यूज करके एक टेम्पलेट बनाया गया, जहां ऊपर हमने कंपनी का लोगो डाल दिया, कंपनी का नाम डाल दिया, ये ईमेल टेम्पलेट जहां लिखा हुआ वहां पे कुछ हेडिंग्स वगैरह डाल दी, कुछ जो हमको लिखना था कंटेंट, मैंने आपको बताया लॉरेन लिप्सन वगैरह जो है वो काम में किस लिए लिया जाता है, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दिया। फिर एक लिस्टिंग प्रोवाइड कर दी
कि हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह है या फिर ऐसे, मतलब कि ईमेल के ऊपर ही आपने सब कुछ दे दिया, उसको साइट भी विजिट नहीं करनी, यहीं से सब काम कर रहा हो। हालांकि जब इस पर कुछ क्लिक करेगा वो तो रिडायरेक्ट तो वहीं पे होगा, लेकिन फर्स्ट ग्लांस तो यही मिल गया ना उसको। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसी में है ना सबसे लास्ट के अंदर अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर देखना पड़ेगा। सबसे लास्ट के अंदर क्या होता है, अनसब्सक्राइब के लिए भी लिखा जाता है। चलो कोई नहीं, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर है ना, आपका जो ईमेल है उसके नीचे एक छोटा सा ही सही लेकिन अनसब्सक्राइब का लिंक आपको देना पड़ता है। जितनी भी ईमेल खोलोगे उसके अंदर सब में मिलेगा आपको, देखिएगा। स्पैम में आ गए हम, ये ओला की तरफ से आया पहला वाला, ठीक है, इसको खोलते हैं। सारे रामायण लिख दी इसने, इमेजेस डाल, देखो आपके द्वारा जो ऑटोमेटेड ईमेल है उसको टेस्ट करना क्यों जरूरी है। यहां पर एक इमेज डाली गई थी, आई नहीं, क्योंकि आपने उसको टेस्ट नहीं किया। बड़ा तगड़ा ईमेल भेज दिया ना तो। हर ईमेल के एंड में होता है, ठीक है। देखते हैं, यूज रिस्पॉन्सिव डिजाइन फॉर मोबाइल कंपेटेबिलिटी। डेस्कटॉप पे भी खोला जा सकता है, मोबाइल पे भी खोला जा सकता है। मोबाइल पे खोलते ही उसके हिसाब से बन जाना चाहिए। इंक्लूड ब्रांडिंग एलिमेंट लाइक लोगोज एंड कलर, ये हमारा लोगो आ गया और ये चला गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ठीक है। अब ये जो कलर्स वगैरह हमने काम में लिए ना, ये किस तरीके से चूज किया हमने, कोशिश की है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। कोशिश क्या करते हैं हम यहाँ पे, कलर वो यूज करते हैं जो आपके वेबसाइट या फिर आपके ना थीम का एक पार्ट हो। तो ये हमारे थीम का जो पार्ट था हमने यहाँ पे काम में लिया। ऑप्टिमाइज विजुअल्स एंड लिमिट इमेज साइज टू अवॉइड स्लो लोडिंग। आपने बहुत बड़ी या फिर बहुत अच्छी साइज की इमेज डाल दी तो ईमेल को खुलने में टाइम लगेगा ना, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना होता है ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। एंश्योर ए बैलेंस ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस 60-40। अगर आपने इमेज भी डालनी है तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपका पूरा पूरा कंटेंट है ना, उसमें 60% तो आपका क्या होना चाहिए, टेक्स्ट, और इमेज होनी चाहिए। डिपेंड करता है लेकिन ब्रांड टू ब्रांड, कंपनी टू कंपनी। अगर मेरा काम ही इमेजेस का है, जैसे कि पिंटरेस्ट की बात करूं मैं, तो पिंटरेस्ट क्या करती है, इमेज का ही तो काम करती है। अगर ऐसी कोई वेबसाइट है तो मुझे टेक्स्ट दिखा के क्या करना है किसी को, मैं 90-10 भी कर सकता हूँ, 90 इमेजेस और 10 टेक्स्ट। देखिए हो सकता है पिंटरेस्ट ने कुछ तो भेजा हो। चलो इमेज से रिलेटेड कुछ नहीं भेजा इसने। पिंटरेस्ट का कुछ आया ही नहीं क्या, देखो कितनी इमेजेस काम में लिया इसने, क्योंकि इसका काम क्या है, बैनर, फ्लैक्स, लोगो, यही काम है ना इसका। तो इसने ये रेशियो तोड़ दिया। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल कंपनीज है, जिनका ज्यादा काम इमेजेस से या फ्लैक्स से वगैरह से रिलेटेड नहीं है, तो ये रेशियो फॉलो करना थोड़ा सही रहता है, ठीक है। बाकी ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है किस तरीके से काम में लेते हैं। सेंडिंग HTML ईमेल कैंपेन्स, ईमेल के अंदर HTML कैंपेन्स भी हो सकते हैं। मैंने अभी तक ट्राई तो नहीं किया, आपके सामने एक बार ट्राई कर लेते हैं ये चीज सही भी है या नहीं है।
इसको देखते हैं। इसने कुछ बनाया ऐसा सारा ईमेल के थ्रू। कॉपी कॉपी कहाँ गई? अरे कॉपी करना आता था, देख रहे कॉपी का ऑप्शन। है क्या बोल रहा है भाई? बैक करके आना पड़ेगा, एक बार और देख लो। अरे यार रंबा यार, है आया था क्या? हाँ वो तब तो आया, उसके बाद नहीं आएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, अपना HTML कोड दूसरी जगह से ले लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं देगा तो। यार ये तो पीछे का बैकग्राउंड भी लेके आ गया, देखते हैं इसको किस तरीके से चलाते हैं। यार बटन इसके नीचे चला गया ना। देखो अभी तो ये नहीं बना, कन्वर्ट नहीं हुआ ये, मतलब प्लेन HTML लिखा ना मैंने, तब तो ये काम कर रहा नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं चेक करके आऊंगा। ये देखो ये बढ़ के चला गया, इससे गया है ना। अब एक और भेजते हैं। ये बन गया, हालांकि जैसा हमको चाहिए था वैसा है कि नहीं पता नहीं, बाकी आ तो गया है ना। यही सब चीज लिखी गई थी इस कोड के अंदर, सारी आ गई यहाँ पे। बाकी एक सिंपल जो समझ में आए उसका एक एग्जांपल बना लेंगे अपन, और फिर उसको आपको दिखा देंगे कि भाई किस तरीके से बनता हो। तो आप मुझे याद दिला देना, है ना, जाते टाइम पे कि मुझे क्या करना है, फिर मैं आके आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है,
सेंडिंग HTML ईमेल कैंपेन्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग विजुअल्स, विजुअली था ना वो सब कुछ जो देख रहे थे हम, बाकी टेक्स्ट तो सपोर्ट करता ही है। अपीलिंग इंटरेक्टिव एंड प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल्स दैट इंक्लूड इमेजेस, लिंक्स एंड एडवांस फॉर्मेटिंग। लिंक वगैरह भी होते हैं इसमें, इमेजेस भी होती है इसके अंदर, फॉर्मेटिंग वगैरह हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है, अनलाइक प्लान टेक्स्ट emails, HTML emails allow marketers to enhance users engagement। एक सादा आपने एक ईमेल लिख के भेजा जिसमें केवल टेक्स्ट टेक्स्ट था, उसको जैसे मान लो कि पिंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, जिसका काम ही इमेजेस वगैरह से रिलेटेड है, मैं किसी ईमेल को जनरेट करके भेजता हूं और उसमें ये बताता हूं टेक्स्ट के अंदर कि हमारा प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, तो हो सकता है कि इंटरेक्शन कम आए, लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करें। लेकिन अगर मैंने सब कुछ विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया कि हम किस तरीके से इमेजेस वगैरह दे रहे हैं, क्या हमारा मतलब प्लेटफॉर्म है, सब कुछ वहां दिखा रहे हैं, तो उसको स्क्रॉल करने में ज्यादा देर तो नहीं लगेगी और उसको इंटरेक्टिव भी लगेगा कि उसको पढ़ना नहीं पड़ रहा, सबको समझ में आ रहा है। क्योंकि माइंड है ना, साइकोलॉजिकल बात है, वो विजुअल्स को ज्यादा अच्छी तरीके से याद करता है टेक्स्ट के बजाय। अगर आपको टेक्स्ट भी पढ़ते हो उसको याद करते हो ना, तो आप कोशिश करते हो उस टेक्स्ट को किसी इमेज के साथ जोड़ने की, तब वो आपको याद रह पाती है, टेक्स्ट कभी याद नहीं होता। तो यहां पर एंगेजमेंट क्यों बढ़ रही है, समझ में आ गई। उसके बाद का देखते हैं, अनलाइक प्लेन टेक्स्ट ईमेल HTML ईमेल्स अलाउ मार्केटर्स टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस, देख चुके हैं हम, ठीक है, विद डिजाइन एलिमेंट्स एंड डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट का मतलब चेंज होने वाला। यूज HTML फॉर विजुअल अपीलिंग डिजाइंस, HTML को यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, बताया था अभी, अपन ने काम में भी लिया। टेस्ट द ईमेल ऑन मल्टीपल डिवाइसेस एंड ईमेल क्लाइंट्स, मतलब कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये चेक कर रहे हैं कि वो अलग अलग डिवाइसेस के अंदर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको टेस्ट कर रहा है। यूज इनलाइन CSS फॉर कंसिस्टेंट रीडर, मतलब रेंडरिंग। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, CSS है ना, वो 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो इनलाइन, एक हम क्या करते हैं हेड के अंदर स्टाइल टैग देते हैं और फिर बताते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि फाइल है ना, फाइल उसमें जहां पर इस CSS की जरूरत है, देखो मैं बताता हूं आपको। पहला तो क्या है, इनलाइन लिखते हैं। मेरा एक P टैग था, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल में मैंने क्या लिख दिया, कलर। कलर में मैं क्या लिखता हूं, रेड। हेलो, एक तरीका तो ये था, ठीक है, ये एक फाइल है इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरी फाइल की बात करते हैं, यहां पर मैंने क्या लिखा, स्टाइल, ठीक है, बंद किया, एक क्लास बनाई मैंने, सपोज टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर। उसके बाद में मैंने यहां पे लगाया कॉलम्स, यहां लिख दिया मैंने कलर इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ इक्वल ही आएगा, सॉरी सब गड़बड़ हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। ये एक क्लास बना दी मैंने, अब ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ना, तो मुझे क्या करना है, अब इसको इस P टैग के साथ जोड़ना है। अब मान लो मैंने P टैग बनाया, ठीक है, मुझे सिर्फ इसको क्लास देनी है, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट कलर। क्या हो गया, अब P टैग के अंदर मैंने क्लास डाल दी टेक्स्ट कलर,
इस क्लास को सर्च करेगा, इससे जुड़ी हुई अगर कोई CSS है तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर देगा, इससे जुड़ी हुई अगर कोई स्क्रिप्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। क्लियर? 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका देखते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले तो हमने डाल दिया टैग, फिर उसके अंदर क्या दे दिया? सोर्स। मान लो उसी फोल्डर के अंदर है, क्या नाम है उसका? उसका नाम दे दिया हमने डिजाइन। ठीक है, यहां पे सोर्स लिखना है, पूरा छोटा पड़ जाएगा इसलिए मैंने ये लिखा है डिजाइन .css। ये बंद कर दिया सेल्फ क्लोजिंग से। अब मैं यहां पे दे चुका हूं डिजाइन नाम का एक पाथ, इसके अंदर वापस से p टैग लगाएंगे। p टैग लगाने के बाद में इसके अंदर भी वही काम किया गया है जो यहां पे किया गया है, एक क्लास बनाई गई है। तो यहां क्या दे देंगे? क्लास इक्वल टू, क्लास का नाम क्या था? टेक्स्ट कलर। ठीक है, बंद करेंगे, लिख देंगे इसमें हेलो, फिर इसको कर देंगे क्लोज। अब ये जाएगा इस क्लास के पास में और चेक करेगा कि इसके साथ में कोई स्टाइल या फिर स्क्रिप्ट एसोसिएटेड है क्या। इस पेज में तो कहीं नहीं है, लेकिन इसने इसको भी लोड करा रखा है। अब सपोज ये फाइल अलग है ना? इस फाइल के अंदर यानी कि design.css की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस फाइल के अंदर मैंने कोड क्या लिख रखा है? टेक्स्ट कलर, उसके बाद में कलर ये दे दिया मैंने। अभी क्या करेगा? इस क्लास को चेक करेगा, यहां तो कुछ भी नहीं डाला हुआ स्टाइल या स्क्रिप्ट से रिलेटेड, लेकिन इसको लोड करा रखा है। इस फाइल के अंदर एक क्लास के साथ में एक स्टाइल लगा रखी है, वो स्टाइल इस पेज में लोड हो गई थी, तो अब ये यहां पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस केस में भी लाल ही कलर होने वाला है हालों का, इसमें भी लाल होगा और इसमें भी लाल होगा। 3 तरीके से हम स्टाइल डाल सकते हैं, मतलब कि डिजाइनिंग कर सकते हैं, CSS कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया? इनलाइन वाला कौन सा है? ये है इनलाइन। ठीक है, ये हो गया क्लियर? स्टेप्स टू सेंड ईमेल, सॉरी HTML ईमेल कैंपेन्स। तो यहां पे स्टेप्स बताइए। पहला क्या है? डिजाइन द HTML ईमेल। उसको कैसे करते हैं? फॉर कस्टमर डिजाइन राइट HTML कोड यूजिंग टूल्स लाइक Adobe Dreamweaver और कोड एडिटर लाइक VS कोड। मतलब कि उससे भी हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं और VS कोड से भी कर सकते हैं। कोड ब्लॉक्स, नोटपैड प्लस नोटपैड, मतलब कि फर्क नहीं पड़ता हम क्या यूज कर रहे हैं। वो सादा एक टेक्स्ट एडिटर भी हो सकता है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मेन काम क्या है हमारा? HTML का कोड राइट करना। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइसेस, यूज रिस्पॉन्सिव डिजाइन टू इंश्योर द ईमेल डिस्प्लेज करेक्टली ऑन ऑल डिवाइसेस। हमने बताया था कि हम ये चीज चेक करते हैं ऑलरेडी कि वो सभी डिवाइसेस के ऊपर ढंग से कैसे काम करती है, वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? एड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। क्या हो सकते हैं वो एलिमेंट्स? इंक्लूड बटन्स फॉर कॉल टू एक्शन। हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया, हमारा मोटिव क्लियर था कि वो कैंपेन किस चीज से रिलेटेड है, तो हमारा लास्ट में ये भी मालूम होना चाहिए कि लास्ट में एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है हमको, CTA क्या है हमारा उस ईमेल का, वो क्लियरली विजन होना चाहिए, उसका क्लियरली सब दिखना चाहिए। क्या इस मेल को आपने सब कुछ देख लिया, लास्ट में आपको ये करना है। तो हमारे उसके लिए यहाँ पे क्या ऐड किया जाता है? एक बटन, एक एलिमेंट ही तो बटन। फिर क्या है?
एड लिंक टू वेबसाइट्स, लैंडिंग पेजेस और सोशल मीडिया, मतलब कि ऐसे लिंक्स भी हम देते हैं जहां से हम यहां पर पहुंच सके। सोशल मीडिया हो गया, कोई लैंडिंग पेज हो गया, या कोई लिंक हो गया वेबसाइट का। फिर उसके बाद क्या है, यूज इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लाइक GIF। पता है, पता है GIF फाइल, वो मूव करती है ना ऐसी पिक्चर्स, वो होती है GIF फाइल्स। होवर इफेक्ट्स, किसी चीज के ऊपर गए माउस लेके, ड्रॉप डाउन आ गया, ब्लर हो गई या फिर हाईलाइट हो गई, ठीक है। कॉलेप्सिबल मेन्यूज, कॉलेप्सिबल मेन्यूज को क्या कहा जाता है, अकॉर्डियन। अकॉर्डियंस क्या होते हैं, उसके ऊपर आप माउस लेके जाते हैं वो खुल जाते हैं, और नीचे लेके जाते हैं खुलते जाता है, अगर उसमें कुछ सब पार्ट्स होते हैं तो, और हटाते वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे मेन्यूज को यहाँ पे डिजाइन करना। इफ सपोर्टेड, अगर सपोर्ट कर रहा है तो, ये चीजें हो गई। उसके बाद में क्या है, टेस्ट द ईमेल डिजाइन। पहले ही हमको प्रीव्यू दिखाने की फैसिलिटी होती है, तो हम उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। चेक रिस्पॉन्सिवनेस, कि वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर। वेरीफाई लिंक्स, जितने भी लिंक्स हमने डाले हैं वो सब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इंपोर्ट और बिल्ड एन ईमेल लिस्ट, ये तो हम बता चुके ऑलरेडी। यूज एन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हम काम में ले सकते हैं। हमने अब तक कौन सा लिया है, तो अभी भी हम इसको, मतलब एक एग्जांपल सेट कर लो कि हम जब भी बात करेंगे ईमेल के लिए, तो एक ही एग्जांपल तो हमारे दिमाग में आना ही चाहिए। और भी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और हो सके तो इसके प्लेटफॉर्म को भी एक बार विजिट करके ढंग से समझ लेना। एम्बेड द HTML कोड, HTML कोड हम साथ में उसके अंदर जोड़ते हैं। कॉपी द HTML कोड इनटू द ईमेल एडिटर प्रोवाइडेड बाय योर प्लेटफॉर्म। हमारे प्लेटफॉर्म में ईमेल एड्रेस जहां पर, मतलब सर ईमेल का टेम्पलेट जो बना रहे हैं ना, वहां पे जोड़ने के लिए ऑप्शन होता है HTML को, ठीक है। पर्सनलाइज द ईमेल, पर्सनलाइज कैसे करते हैं, यूजर के अलग अलग सेगमेंट बना के उनके हिसाब से ईमेल को भेजा जाता है। यूज डायनेमिक टैग्स टू पर्सनलाइज द कंटेंट। वो देखो अभी तक अपन ने कैसे लिखा, डियर, ऐसे लिखा था हमने, अब ये बोल रहा है ऐसे लिखो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से करते हैं। तो अब हमको क्या याद रखना है, ये हो सकता है कि वर्जन चेंज हो गया हो, अब ये ऐसे सपोर्ट करता है। कैसे करेगा, इसकी जगह हम लिखेंगे डियर नेम, ये तो खैर इसको हटा दो। अब ऐसे लिखेंगे हम, जो अब तक ऐसे लिखे थे उसको ऐसे लिखेंगे, यानी डबल कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस एंड होंगे, और बीच में हमारा क्या आएगा, कॉलम। ये कॉलम हमारी CSV फाइल के अंदर है, वो नहीं है, ये वो है जो हमने मैप करवाया है CSV फाइल के कॉलम से। CSV फाइल के अंदर ये मान लो लास्ट नेम भी हो सकता था, लेकिन हमने इसको क्या करवा दिया, मैपिंग के दौरान हमारी नेम को मैप कर दो, किसके साथ, लास्ट नेम के साथ। और ये लास्ट नेम किस में था, ये था CSV फाइल के अंदर, इसको हमने मैप कर दिया इसके साथ में। अब जहां जहां पर भी हम ये काम मिलेंगे ना, वहां पर वो लास्ट नेम उठ के आ जाएगा CSV फाइल से, ठीक है। आगे देखते हैं, schedule and send campaigns, choose the timing and set frequencies। पता है ना इसके बारे में, बता रखा आपने कि हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार भेजना है वो मालूम होनी चाहिए, और एक टाइमिंग के कब भेजना है। उसके बाद में मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, उसके लिए क्या है, ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट, बाउंस रेट, अनसब्सक्राइब रेट, ये सब चीज मालूम होनी चाहिए। अनसब्सक्राइब रेट मतलब कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, बाउंस रेट यानी कि ईमेल डिलीवर ही नहीं हो रहा, क्लिक CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट मतलब कि कितने लोगों ने उसको खोल के चेक किया। ओपन रेट मतलब कि ओपन रेट मतलब कितने लोगों ने खोल के चेक किया। क्लिक थ्रू मतलब कि उसके जरिए कौन हमारी वेबसाइट तक गया, यानी कि जो हमारा CTR था ना, CTA कॉल टू एक्शन, ये है हमारा, इसको किस किसने यहां से क्लिक थ्रू रेट वगैरह में काउंट होगा, ठीक है। ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, इससे ही हम मॉनिटर करेंगे आगे। चलो खत्म होने वाला है। वेब फॉर्म एंड लैंड इंपोर्टिंग,
वेब फॉर्म्स जो है ना, वो क्या क्या है देखो, डिजाइन यूजर फ्रेंडली वेब फॉर्म्स फॉर लीड जनरेशन। क्यों कर रहे हैं हम? लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूज इंटीग्रेशन टू सिंक लीड्स विद ईमेल मार्केटिंग टूल्स। ईमेल मार्केटिंग के टूल्स पता है ना, उसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, लीड्स को सिंक कर रहे हैं। ये यहां पर एक इमेज है, देख लेना। इंटीग्रेटिंग लैंडिंग पेज फॉर्म्स। मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे HTML पेज बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बनाया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, और कोई कॉन्टेक्ट मेथड वगैरह हो तो वो क्या है, और मैसेज और सब्सक्राइब बना दिया, और इसको ईमेल के साथ भेज दिया। अब कोई बंदा, कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आके ये काम करेगा, उसको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लग रहा है, तो डायरेक्ट यहां से कर सकता है। थोड़ा इनकन्वीनियंट नहीं हुआ उसके लिए, अच्छा रहा उसके लिए, तो उसने शायद कर देना है, तो हमारे इंटरेक्शन के चांस बढ़ गए, ठीक है। अब देखो क्या था, अलाइन लैंडिंग पेज फॉर्म्स विद द ईमेल कैंपेन गोल। हमने एक फॉर्म को यहां पर साथ में डाल दिया ईमेल कैंपेन में। ऑप्टिमाइज द फॉर्म फॉर कन्वर्जन्स विद मिनिमल फील्ड्स। हमने यहां पर जो फॉर्म है वो क्यों डाला, कि कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो सके। विद ऑप्टिमल फील्ड्स, भर के नहीं रखना यहाँ पे कुछ डेटा, जिसके कारण हम एक यूजर के डेटा को मतलब कि जस्टिफाई कर सके कि ये हमारे पास में लीगल डेटा है। ऐसी चीजें तो लेंगे ना, नाम हो गया, ईमेल एड्रेसेस वगैरह हो गए, सब चीज डाल के भर के दे दो। ये अब सोचो कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस क्यों पूछ रहा है, जबकि किसी ईमेल के ऊपर ही तो ये मेल भेजा गया होगा। समझ रहे हो? मतलब कि अब तक हमारे पास जो डेटा था ना, वो ऐसा डेटा था कि अगर किसी ने विजिट भी कर लिया एक बार, तो हमने उसको सेंड कर दिया। लेकिन क्या अब वो हमारे साथ जुड़ा रहना चाहता है? अगर ऐसा है तो वो हमको ये भेजे। अगर ये भेजता है तो अब वो हमारी लिस्ट में आ जाएगा, जिसमें हमको लीड जनरेट करनी है, या फिर जिसने हमको सब्सक्राइब कर रखा है ना, सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे, या फिर और भी कोई चीजें हैं, उन सबके लिए हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया। अब हमारे पास में एक सेट ऑफ डेटा तैयार हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं एक सेगमेंट आ गया। आ गया, देखना आगे। टेस्ट द इंटीग्रेशन विद योर ईमेल प्लेटफॉर्म। इंटीग्रेशंस पता है ना, अलग अलग तरीके की इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। वो इंटीग्रेशन हमने जो ईमेल प्लेटफॉर्म की करी है, उसको टेस्ट भी कर लेना। ये सारे के सारे हो गए हमारे इंटीग्रेशन लैंडिंग पेज के अंदर। आगे, कैंपेन रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स। जो इनसाइट और रिपोर्ट होती है ना किसी कैंपेन की, उसके बारे में। मैट्रिक्स टू मॉनिटर, ये बताई थे मैंने अभी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है। ये सारे के सारे रिपोर्ट और इनसाइट्स है किसी कैंपेन के, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी, कि किसी को सेगमेंट करने की स्ट्रेटेजी हम किस तरीके से रख सकते हैं। सेगमेंट द ऑडियंस बेस्ड ऑन परचेज हिस्ट्री, एंगेजमेंट लेवल। दोनों चीजें क्लियर है कि वो कितना ज्यादा हमारी वेबसाइट पे इंगेज्ड है, उसने हमारे पास में क्या क्या परचेज किया है। इन बेसिस के ऊपर हम एक सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है यार पॉइंट? नीचे क्या लिखा है, पर्सनलाइज द कंटेंट फॉर ईच सेगमेंट टू इंप्रूव द रेलेवेंस। मतलब कि अब हमारे पास में ये डेटा अवेलेबल है, इसके हिसाब से हम पर्सनलाइज कर सकते हैं। क्यों? ताकि हम इंटरेक्शन को एनहेंस कर सके। समझ गए? लिस्ट एंड ऑटो रिस्पॉन्डर सीरीज। ऑटो रिस्पॉन्डर्स ये क्या चीज है? ऑटोमेट ईमेल सीक्वेंसेस ट्रिगर्ड बाय यूजर एक्शन। यूजर ने कोई एक्शन लिया, हमको पता था कि अगर वो आया है तो कुछ ऐसी चीजें वो परफॉर्म करेगा। अगर वो ऐसी चीजें परफॉर्म करता है, तो हर एक परफॉर्मेंस के ऊपर, हर एक एक्शन के ऊपर हमको कोई एक ईमेल भेजना है, उसको हम यहां पे कर सकते हैं ऑटोमेट। जैसे कि लॉगिन करेगा, लॉगिन करते ही हम उसको भेजेंगे वेलकम ईमेल। पहली चीज क्लियर। दूसरा, वो क्या करेगा, कार्ट में कोई चीज ऐड कर सकता है, लेकिन ऐड करने के बाद में उसको अबेंडेंट छोड़ दे, यानी कि परचेज नहीं करे। ये क्या हो गया, अबेंडेड कार्ट। इस पे हम भेजेंगे अबेंडेंट का मेल। दो चीज क्लियर।
परचेज खरीद लिया उसने, तो यहां पर क्रॉस सेल थैंक्स मेल, यानी क्रॉस सेल प्लस थैंक्स के साथ में उसके इनवॉइस को अटैच करके भेजते हैं यहां पे हम, है ना। क्या अटैच करते हैं, ठीक है। अब ये तो ऐसे एक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करेगा ही करेगा, उसके अलावा बहुत सारे मेल से जब भेजते हैं, तो इन सभी एक्शंस के ऊपर हम एक ईमेल ट्रिगर कर सकते हैं ना, ऑटोमेट कर सकते हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, कॉमन सीरीज, अरे ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो वेलकम मेल आ गया, उसके अंदर प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग कि भैया हमारे पास में नया प्रोडक्ट आया है, चेक करो जाके इसको, या फिर उसने कोई प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड किया है, चेक किया जाके। इवेंट रिमाइंडर्स, थैंक यू ईमेल्स, सारे के सारे हो गए, है ना। तो ये हमारे पास में ऑटोमेशन के लिए मेल्स हो सकता है। लास्ट पेज, ट्रिगरिंग ऑटो रिस्पॉन्डर्स ईमेल, पहला क्या है, ट्रिगर एक्शंस इंक्लूड, पहला क्या इंक्लूड कर रहा हो, फॉर्म सबमिशंस, आपने फॉर्म भरा उसको सबमिट तो करोगे, स्पेसिफिक यूजर बिहेवियर, क्या क्या कर रहा हो, ऑप्शन के लिए इसने क्या दिया, क्लिक्स और परचेज, यानी कि कहीं ना कहीं तो क्लिक करेगा या फिर कुछ परचेज करेगा, वैसी चीजों को रिकॉर्ड किया गया है। फिर क्या है, माइलस्टोन्स, जैसे कि उसका बर्थडे या फिर एनिवर्सरी, एनिवर्सरी कौन सी, साइट पर आने वाली, 1 साल कंप्लीट हो गया आपको, 2 साल कंप्लीट हो गया आपको, वैसी चीजें, ये सब के सब क्या हो सकता है, हमारे ट्रिगर एक्शन हो सकते हैं। फिर क्या है, यूज ऑटोमेशन टूल्स टू कॉन्फ़िगर ट्रिगर्स, मतलब उसके बर्थडे के ऊपर आप एक मेल भेज के क्या कर लोगे, लेकिन ऐसा करने से उसको इंटरेक्शन लगता है, मतलब वेबसाइट जिसको उसने कभी मतलब बहुत समय से खोल के भी देखा ना, एक चांस हो सकता है कि वो आ जाए, इसलिए करते हैं। यूज ऑटोमेशन टूल्स टू कॉन्फ़िगर ट्रिगर्स एंड मैनेज सीक्वेंसेस, कौन कौन से टूल्स हैं वो पता है ना, एक उसमें से एग्जांपल कौन सा है, मेलचैम्प। जहां पर भी ऑटोमेशन टूल्स की बात आ जाए मेल से रिलेटेड, तो वो कौन से हैं, हमारे टूल्स ऑनलाइन जिसके साथ में हम मेल को सेंड कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, सेगमेंट करके मेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है। देखो, व्हेन आई रिसीव एन ईमेल, जीमेल ट्रिगर दैट नीड ए रिप्लाई, चैट से भेज सकते हैं, आजकल चल रही ना, कोई कोड हो सकता है हमारे पास में जेसन का, या फिर एक रिप्लाई हो सकता है जो ह्यूमन मेड हो, ये 3 चीज हो सकती है। उसके बाद में क्या होता है, एक रिप्लाई जनरेट होता है, वो एआई के थ्रू होता है। फिर लास्ट में क्या होता है, एज ए ड्राफ्ट इन द कन्वर्सेशन, उसको सेव कर दें ड्राफ्ट के अंदर, अब सेंड करना है तो सेंड कर दो, वरना छोड़ दो, ये कुछ फ्लो बताया, ठीक है। इसके साथ में ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीजें इसमें होती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या हमारे स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, बेनिफिट क्या क्या है, इसको अगर गलत तरीके से काम में लेते हैं तो लॉज वगैरह क्या क्या है, और उसके मतलब अबेंडेंट के ऊपर हमको क्या क्या पनिशमेंट्स मिल सकती है, वो सब चीजें हमने देखी इस चैप्टर में। स्टिल आपको लगे कि कुछ चीज है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी कि HTML कोड को हमको लिख के भेजना है, वैसी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा अगर आपको मार्केट में कुछ देखने को मिलता है या आपको लगता है कि क्वेरी है रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग या फिर पीछे वाले टॉपिक से जितने भी, तो आप लेके आना, उसको 1 बाय 1 देख लेंगे एक दिन। हो सके तो क्वेश्चन बनाया करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होगी, उतना ज्यादा चांसेस है टॉपिक को ढंग से समझने के। फिलहाल वही सब चीजें हमने देखी है जो हमारे पास में बोर्ड के सिलेबस में कवर होती है, लेकिन इतनी सी चीजें नहीं है सिर्फ, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि यार नॉलेज बेस मुझे ये चीज भी मालूम होनी चाहिए थी, फर्क नहीं पड़ता वो सिलेबस में है या नहीं, तो जाके उसको चेकआउट करना, लेकर आना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसी के साथ में कोशिश करेंगे कि हम ईमेल प्लस HTML वाला कॉन्सेप्ट भी चेक कर लें, नहीं हो पाया तो बाद में देख लेंगे। कल 4th चैप्टर के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।